मध्य भारत में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रायपुर में हेल्थ सेक्टर को मिली बड़ी सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य समन्वय पर जोर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दिग्विजय सिंह ने तेज किए हमले। वाराणसी के वकीलों ने भेजा दिग्विजय को लीगल नोटिस। मध्य प्रदेश के महर में दर्दनाक हादसा। ट्रक में घुसी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और खंडवा में आफत की बारिश। भारी वर्षा से जनजीवन बेहाल। उफान पर सुक्ता नदी हापला गांव का संपर्क टूटा। सुर्खियों को पेश। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 103 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 200 सीटों वाला छात्रावास, कैंसर संस्थान का विस्तार और डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण शामिल है। सरकार ने कहा कि इन पहलों से राज्य में चिकित्सा, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर और ज्यादा मजबूत होंगे और नए मेडिकल, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार भी किया जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 103 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 200 सीटों वाला छात्रावास, कैंसर संस्थान का विस्तार और डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं। तो उसका भी एक्सपांशन कर रहे हैं, बेड वहां पर बढ़ा रहे हैं और आवास की भी सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते 2.5 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी है और नई चिकित्सा पहलों के लिए केंद्र के समर्थन पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेडिकल छात्रों से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने की भी अपील की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी चमत्कारिक क्रांति आज तक कभी नहीं हुआ होगा। एक साथ 5-5 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देना, केवल स्वीकृति ही नहीं, उनके निर्माण कार्य भी चालू हैं। 4 मेडिकल कॉलेज के काम बड़े रफ्तार से चल रहे हैं। 5वां का भी जसपुर का टेंडर अपने अंतिम प्रक्रिया में है। 8 नर्सिंग कॉलेज था, 8 से बढ़ाकर सीधे 22 कर देना। 14 नर्सिंग कॉलेज हम इस साल से चालू करने जा रहे हैं। 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज था, एक साथ 7 नए खोलना, 8 फिजियोथेरेपी अब होंगे। योग नेचुरोपैथी के दिशा में 4 योग नेचुरोपैथी के हमारे नए हॉस्पिटल की स्वीकृति। योग और नेचुरोपैथी हमारी भारत की पुरानी और सनातन परंपरा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ भर में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। आज मंत्रालय महानदी भवन में सीएम विष्णुदेव साय ने एक के बाद एक कहीं मुलाकातें की। सीएम साय ने इस बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड केवल पड़ोसी राज्य ही नहीं बल्कि साझा जनजातीय विरासत,
सांस्कृतिक परंपराओं और आत्मीय सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से भी सीएम साई ने सौजन्य मुलाकात की और बस्तर महाराज के साथ आए डेलीगेशन से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं को एक साथ लाकर राज्य को विकास की पटरी पर लाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़ी जल संसाधन, सिंचाई और पेयजल परियोजना सहित कई विकास के कामों पर तफसीली चर्चा हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी मामले में एसआईटी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि साल 2021 से फंड में अनियमितताएं देखी जा रही है और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना वीएचपी और आरएसएस के चल नहीं सकती। चंपत राय की ताकत क्या है? कौन है? ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, सीनियर आदमी है। अशोक सिंघल जी का ये खासम खास रहा है और अशोक सिंघल जी ने ही इसको वीएचपी से आरएसएस में डलवाया और उसके पूरे के पूरे जीवन में उसने कभी भी कोई वीएचपी के पक्ष में कोई न आंदोलन किया न कुछ किया। राम मंदिर के आंदोलन में कहां थे चंपत राय जी? वो आज बेचारा संतोष दुबे 4 गोलियां खाई उसने, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है और उसने पोल खोली है इनकी। मैं उसको बहुत सम्मान के साथ देखता हूं। हालांकि मैं वीएचपी आरएसएस का बुनियादी तौर पर उनकी विचारधारा के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र और इस देश के संविधान पर उनको विश्वास नहीं है। ये देश सबका है। तो कल जो ट्रस्ट की बैठक हुई, हमको तो मालूम था कुछ नहीं होगा, इस्तीफा दे दिया, मंजूर कर लिया। लेकिन मंजूर करने के पहले उसकी प्रशंसा की कि बहुत नेक इंसान है, चंपत राय जी ईमानदार हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, इसलिए उनसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन तथ्य कुछ और है। एसआईटी नियुक्त हुई। एसआईटी में कौन है? चुनिंदा पुलिस अफसर यूपी पुलिस के। वो लोग क्या अपने ही पार्टी के जो संगठन है वीएचपी आरएसएस के लोगों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? क्या उन पर मोदी जी का, महेंद्र आदित्यनाथ जी का दबाव नहीं होगा? कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने द्वारा दान दी गई राशि वापस दरअसल दिग्विजय सिंह ने मांग ली है ताकि उसे रामालय ट्रस्ट को दान कर सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आपने भ्रष्टाचार किया है तो मैंने ये कहा है कि भाई मेरा चंदा वापस दो ताकि मैं इसे चंदा रामालय ट्रस्ट में दूं। जिस रामालय ट्रस्ट का गठन नरसिम्हा राव जी ने किया था, जिसमें उन्होंने सारे शंकराचार्य जी को सदस्य बनाया था, तो कम से कम वहां भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। आपके यहां तो भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, चंदा चोरी हो रही है और हम लोगों की आस्था को के साथ आघात किया आप लोगों ने सबने। हम कैसे स्वीकार कर ले उसको? मैं तो गया हूं, राम मंदिर में चंदा भी दिया है और पहले राम मंदिर की जो यात्रा निकली थी उसमें भी चंदा दिया था, उसमें भी घपला किया। मैं हिसाब मांगता रहा, हिसाब नहीं दिया। तब अशोक सिंघल जी थे, चंपत राय जी के मेंटर, तब भी हमको चंदे का हिसाब नहीं दिया। हमने शिला पूजन के हिसाब, शिला पूजन मैंने भी चंदा दिया था उसमें। मैं कांग्रेस का था, हूं और रहूंगा, लेकिन भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं। मेरे भगवान राम पहले हैं, बाकी सब बाद में है। और यही नहीं है, उसके बाद दर्शन करने भी गया, पूरा दर्शन भी किए, वहां बैठ के अपना पाठ भी किया और फिर हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन भी किए। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि दिग्विजय सिंह, मैं केवल अपनी बात नहीं रख रहा हूं, मैं
उन लोगों की सबकी बात भी रख रहा हूं जिनको आपत्ति है सम्मान। आज मैं पांडे जी का देख रहा था, आईएएस सीनियर आईएएस ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जमीन का घोटाला हुआ है तो ये तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसने कैसे होने दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा गया। ये नोटिस उन्हें राम मंदिर के लिए दिए गए दान का पैसा वापस मांगने के बयान पर दिया गया। वाराणसी के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने नोटिस भेजते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह दान में दिए गए 1,11,000 रुपए वापस लेना चाहते हैं तो वे खुद एक राम भक्त के तौर पर राशि उन्हें लौटाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसकी लिखित रिसीविंग देनी होगी। अधिवक्ताओं ने यह भी साफ किया कि अगर दिग्विजय सिंह नोटिस कबूल नहीं करते हैं तो ये पैसा कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि राम मंदिर निर्माण के समय उन्होंने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था, अब वो वापस चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का यह बयान सनातन के लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला है, इसलिए हम सभी हिंदू समाज के लोगों ने फैसला लिया कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेती नहीं बल्कि कमीशनखोरी का खुला खेल चल रहा है और सरकार की नीतियों का फायदा किसानों के बजाय दलालों और बिचौलियों को मिल रहा है। राज्य सरकार ने जो जानकारी मिली कि 8 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी केंद्र से, लेकिन 4,55,000 मीट्रिक टन की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। तो क्या मोहन यादव और शिवराज जी के संबंध खराब है? अगर संबंध खराब है तो प्रदेश के किसान क्यों भुगते हैं उस बात को लेके, इनकी आपसी लड़ाई को लेके? मैं समझता हूं कि डबल इंजन की बात करने वाले मोदी जी, अमित शाह जी, किसानों को लेकर जब बात आती है तो आपका सिंगल इंजन हो जाता मध्य प्रदेश में। तो किसानों के लिए क्या डबल इंजन नहीं है? और इस साल एक और आपको आश्चर्य की बात बताएं कि किस प्रकार से एमएसपी की जो खरीदी है और जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रदेश सरकार में किस प्रकार से कम होता गया। 2022-23 में 7,755 था और 480 रुपए क्विंटल दिया गया। 2023-24 में 803, 24-25 में 124 और 25-26 में 86 रुपए और 26-27 में किसान को 12 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई, 12 रुपए। तो ये कम हो गया। तो जहां बढ़ना चाहिए वहां 12 रुपए दे रहे। एक तरफ केंद्र की सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है 5,000 रुपए, अब राज्य की सरकार किसानों को 12 रुपए सम्मान निधि के रूप में दे रही है। ये जो लगातार एमएसपी के जो ग्राफ है, किस प्रकार से गिरा, किस प्रकार से आपने रेट कम किए, ये स्पष्ट। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले राज्य के 22 खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए भरोसा जताया कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम पूरी तरह उनको सुविधा देंगे। आज हमने सभी हमारे जो कोच हैं उनसे भी बातचीत की है, खिलाड़ियों से भी बातचीत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत की प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे ये मध्य प्रदेश के खेल विभाग के अकादमी के जो खिलाड़ी हैं ये निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे और बड़ी संख्या में ये भारत के लिए पदक लेके आएंगे। हमें ऐसी उम्मीद है कि पिछले साल जो मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन था उससे ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अभी आज शुरुआत हुई है। अभी हम पूरा नहीं कह सकते कि कहां तक पहुंचेगी ये संख्या, पर ये बहुत हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। और हम जब हमारे इन खिलाड़ियों का जो हमने घर में ही जो खेलों का प्रदर्शन देखा है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब खिलाड़ी पदक लेके आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का एक फैसला इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल कर लिया है।
इस फैसले के बारे में बीजेपी विधायक विजय कुमार गुप्ता ने कहा, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वक्फ बोर्ड में सिखों और ईसाइयों को भी शामिल करना सही रहेगा। बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है सर्वधर्म समभाव। हम जाति पंथ संप्रदाय के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड है तो वो फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपुल, तो उसके अंदर में हिंदू और मुसलमान, अगर सिख ईसाई भी रहें तो हम सोचते हैं कि और वो बड़ा एक उचित कदम होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबरों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, राज्य सरकार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने पर आमादा है। समितियों का प्रबंधन संबंधित धर्मों के लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बेसिकली इस देश में जो शांति का वातावरण और जो अमन चैन का वातावरण, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग मिलकर रहते हैं, उसको तोड़ के छोड़ेंगे। ये भारत के दुश्मन है, भारत को तोड़ के छोड़ेंगे। भाई आपको दिक्कत क्या, पहले संचालन नहीं हो रहा था क्या? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संचालन गुरुद्वारों का प्रबंधक कमेटी करती है, उसमें सारे सिख होते हैं, उसमें कोई और नहीं होता। राम मंदिर के उसमें बता दीजिए दूसरा कौन है? सारे हिंदू ही है ना। ईसाइयों की चर्च में सारे ईसाई है ना, और होना भी चाहिए। इसी तरह मस्जिद या वक्फ बोर्ड के संदर्भ में भी उसी धर्म के लोग संचालन करें तो भला होगा, अन्यथा इस देश में जो आपसी तालमेल और भाईचारा है विभिन्न जाति धर्म के बीच, वो टूट जाएगा। और ये मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां महर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक एसयूवी के ट्रक से टकराने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मंगलवार की दरमियानी रात को जिले के नादन देहात पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले रिगरा गांव के पास हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस स्टेशन प्रभारी पंचराज सिंह के मुताबिक सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और करीबी रिश्तेदार भी थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये सूचना प्राप्त होने पर कि रिगरा पानी की टंकी के पास एक 4 पहिया वाहन ट्रक से टकरा गई है, जिसमें कई लोग घायल हैं। तो इस सूचना पे आए यहाँ थाना देहात क्षेत्र की 112 नंबर और नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग एम्बुलेंस वगैरह खड़ी थी। देखे यहाँ इसमें 5 व्यक्ति कार के अंदर ही मृत हालत में है और एक को बता रहे हैं कि घायल थे, तो उनको एम्बुलेंस से अमरपाटन अस्पताल पहुंचा। इंदौर उज्जैन हाईवे पर बीती रात 2 गायों के कुचले जाने से मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने शुक्ला ट्रेवल्स की यात्री बस में आग लगा दी। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री नहीं था। ग्रामीणों ने इलाके में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हो रहे हादसों पर नाराजगी का भी इजहार किया। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। प्रशासन से मवेशियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी इंतजाम करने की मांग की, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देर रात से जारी बारिश के चलते शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जलभराव की स्थिति बन गई। कई सड़कें पानी में डूब गई, जबकि नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की भी संभावना जताई, जिससे लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। सबसे अधिक असर सुकता नदी के किनारे बसे हापला गांव में देखने को मिला। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के चलते गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पुलिया डूब गई। इसके चलते हापला गांव का जिला मुख्यालय और आसपास के बाकी इलाकों से संपर्क तक टूट गया। पुलिया पर पानी होने के कारण लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। अब तस्वीरें देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां मानसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर शहर के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाके के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया और आम जनजीवन बुरे तरीके से मुतासिर हुआ। मुकामी लोगों का कहना है कि हाल ही में जल निकासी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम भी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हर साल की तरह इस बार भी जलभराव की दिक्कत जस की तस बनी हुई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम अभी जो बनाया गया है, कहीं न कहीं उसमें कोई खामी रह गई है, क्योंकि बूढ़ा तालाब का जो पानी वो महाराजबंद में आ रहा है और महाराजबंद का पानी आ रहा है भैया तालाब में। तो ये जो क्षेत्र है ये डाउन क्षेत्र है,
डाउन क्षेत्र में पहले क्या था कि महाराजगंज से 2 ड्रेनेज सिस्टम निकलते थे। अब वो ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने वन साइड कर दिया है, तो पूरा ड्रेनेज का पानी जो है कंप्लीट, अब इतना बड़ा ड्रेनेज तो बना नहीं है कि जितना वाटर का लेवल है, तो उस हिसाब से पानी जो है पूरा रोड पर आ गया है, नालियां सक्षम नहीं है। ये समस्या हर साल की, इसके कुछ सेक्टर की समस्या तो हर ही साल की है, और इस साल तो समस्या और बढ़ गई जबकि अभी बारिश पहली हुई है। मैं यहाँ विगत 6 वर्षों से रह रहा हूँ। ये 6 साल से देखती हो रहा हूँ, पूरा पानी भर जाता है घर, खाना बनाना नहीं, बहुत दिक्कत जाता है, बच्चे सो नहीं पाते रात भर, मच्छर सांप भी आ जाता है, पूरा पानी भरा रहता है बरसात भर पूरा। जैसे कि हम लोग कल रात के 1:30 बजे से ये परेशानी को झेल रहे हैं। पहले हमारे मोहल्ले में कभी इतना पानी नहीं भरा था, लेकिन अभी करीबन 24 घंटा हो गया है, जो कि हम लोग आप देख सकते हैं पानी से हम लोग जो परेशान हैं। आजू बाजू जितनी भी हमारी दुकानें हैं, भैया लोग की जितनी भी किराना दुकान है, सभी दुकानें, सबों में पानी भरा हुआ है। मध्य भारत में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।